अभी चुप रहा कि नहीं तो हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग वही पढ़ेंगे फिर बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त तत्व में इसका सेकेंड भाग। ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो ठीक है, बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे चलते हैं जहां हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो है राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त तत्वों में जनसंख्या का महत्व। ठीक है, चलिए अगला जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है वो है जनसंख्या। अब ये जनसंख्या हमारी राष्ट्रीय शक्ति में किस प्रकार भूमिका अदा करती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जनसंख्या। और कैसी जनसंख्या? विभिन्न कार्य क्षमता वाली जनसंख्या। ऐसा ना हो कि जनता जो है बिल्कुल न टेक्नोलॉजिकल हो, न मजदूरी करने आए, न श्रमिका करना आए, न ही जो है कुछ करना आए। तो ऐसी ये नहीं है कि हर प्रकार की जनसंख्या जो है शक्ति का स्रोत है। देखिए, विभिन्न कार्य क्षमता वाली जनसंख्या ही जो है शक्ति का स्रोत होती है। और कार्य क्षमता विहीन जनसंख्या बच्चों शक्ति के मार्ग में बाधक है। उसी प्रकार जैसे घर में अगर कार्य करने वाले या टेक्निकल या कमाने वाले, हम मान सकते हैं कमाने वाले 2 लोग हैं और बाकी घर 10 लोगों का परिवार है, बाकी लोग कुछ नहीं करते, तो समझ लीजिए कि ऐसे 10 लोग घर परिवार के उस परिवार के विकास के मार्ग में बाधक हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कार्य क्षमता विहीन जनसंख्या शक्ति के मार्ग में बाधक है। अर्थात ये क्या होते हैं? राष्ट्र के ऊपर ये भार होते हैं, भार स्वरूप होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये कुछ करता धरता कुछ नहीं, बस घर में बैठा बैठा खा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो घर का भार है। और जैसे जनसंख्या जो शक्ति के रूप में जो मानी जाती है। अब जैसे उनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? उद्योगों के कार्य हेतु श्रमिक, कारीगर और इंजीनियर एवं तकनीकी विशेषज्ञ ये भी प्रमुख होते हैं, जो जनसंख्या जनता के ही बीच से आते हैं। भाई, एक मजदूर जो है वो भी जनता है, वो भी कार्य करता है राष्ट्र के विकास में। जो कुछ भी हो सकता है कम कीमत पर वो भी कार्य करता है। कारीगर जो होता है श्रमिक से थोड़ा से ज़्यादा कार्य करता है, थोड़ा से कुछ टेक्निकल कार्य करता है। इंजीनियर जो है ये बिल्कुल रिसर्च वर्क करता है। इंजीनियर हो गए, टेक्नोलॉजी वाले कार्य करते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ ये लगभग रिसर्च कार्य, नई नई खोज, नई नई तकनीकों का निर्माण हर क्षेत्र में। ठीक है, खेती, युद्ध और भी बहुत सारे क्षेत्र, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, ठीक, मानव जीवन को ऊंचा बनाने वाले उपकरण, आराम देने वाले उपकरण, टेलीविज़न, पंखा, कूलर, मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजी है हमारी। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो हमारी जनता कार्य करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा में शक्ति कहाँ होती है? सैनिक, ये भी जनता के अंदर से होते हैं। अधिकारी वर्ग, ये भी जनता के बीच के ही व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में इनकी महत्वपूर्ण शक्ति का कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कृषि कार्य हेतु तकनीकी कृषक एवं मजदूरों का महत्व राष्ट्रीय शक्ति प्रदान करती है। सेना का युद्ध भूमि में असैनिकों का मतलब नागरिकों का, जो औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में कृषकों की खेती में महत्वपूर्ण स्थान। अर्थात सेना का युद्ध भूमि में बच्चों देख लीजिए, सेना का युद्ध भूमि में, असैनिकों का औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में और किसानों का खेती में महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि युद्ध भूमि में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बाकी जो नागरिक होते हैं, जो किसान नहीं होते, ये उद्योगों में मानव जीवन के विकास संबंधित कार्यों का, विकास संबंधित उपकरणों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक जो होते हैं ये भी असैनिक होते हैं। ये नए नए रिसर्च करते हैं, नए नए शोध करते हैं, नए नए उपकरण बनाते हैं और मानव जीवन को सुविधा प्रदान करते हैं। और कृषकों की खेती में महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसान जो है खेती में अपना नए नए तरीकों से कार्य करता है। और राष्ट्र की जनता एवं विकास एक दूसरे की पूरक होती है बच्चों। जनता के लिए विकास, जनता द्वारा ही विकास। ठीक, विकास क्या है?
जनता के लिए जनता द्वारा, ठीक, जनता के लिए जनता द्वारा ही बनाए गए उसकी सुविधाएं देने वाले उपकरण हैं क्या चीज़? विकास। नए नए टेक्निकल सामान, टेक्निकल उपकरण जो जनता का जीवन ऊंचा उठाए, मानव स्तर को ऊंचा उठाएं, अर्थात मानव के द्वारा विकास, मानव के लिए विकास, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में संपूर्ण जनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा में हर प्रकार, यानी आज की जो स्थिति है, अगर देखा जाए तो सेना जो है युद्ध भूमि में लड़ती है, असैनिक युवक या फिर सिविलियन हम कह सकते हैं, ये यौद्धिक सामान, बौद्धिक उपकरणों का, हथियारों का, विभिन्न प्रकार की कारतूसों का, गोला बारूद सैनिकों तक पहुंचाते हैं और उद्योगों में इनका निर्माण भी करते हैं। ठीक है, असैनिक कार्य का महत्व जो है बहुत कम नहीं है। कृषक जो है ये सबके लिए ये भोजन की व्यवस्था करता है। इसलिए ये माना जा सकता है कि आज का जो युद्ध है, वर्तमान युद्ध में या वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रत्येक संपूर्ण जनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई राष्ट्रीय मोर्चे पर लड़ता है तो किसी गृह मोर्चे पर लड़ता है। अगला है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति को बच्चों क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा की चौथी भुजा, अर्थात बगैर अर्थव्यवस्था मजबूत हुए कोई भी राष्ट्र अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अर्थात चाहे सैनिकों की भर्ती हो, चाहे वर्तमान में नए नए हथियारों का निर्माण हो, नए नए रिसर्च उपकरणों का निर्माण हो, नए नए यौद्धिक उपकरणों का निर्माण हो, ठीक, बगैर पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी तो आज के युद्धों को लड़ना भी हर राष्ट्र के बस की बात नहीं है, क्योंकि यौद्धिक सामान बहुत ही महंगे होते जा रहे हैं। एक लड़ाकू विमान करोड़ों रुपए का होता है बच्चों, लेकिन युद्ध में एक झटके में ही वो नष्ट हो जाता है। एक परमाणु बम की लागत कितनी होगी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक मिसाइल की लागत कितनी होगी, मान के चलिए पैसा जो है, पैसा अपार लगता है, जो कि एक ही झटके में, एक ही चोट में तुरंत जलकर खाक हो जाता है। लेकिन उसके बगैर जो है सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है आर्थिक शक्ति जो है वो प्रतिरक्षा की चौथी भुजा होती है। बच्चों, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा की चौथी भुजा किसे कहते हैं? आर्थिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, सैनिक शक्ति। तो क्या है? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति में आज के युद्ध को लड़ने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। उसी तरह जैसे आजकल का मुकदमा लड़ने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत, क्योंकि जैसे युद्ध में क्षण क्षण में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा आग में जल रहा है, ये निश्चित। उसी तरह आजकल मुकदमे में भी होता है बच्चों, इसमें भी पैसा बहुत लग जाता है। जीत हार की गारंटी किसी में नहीं है। चलिए, फिलहाल हम लोग सैन्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमको मुकदमे से क्या मतलब। अब देखिए, औद्योगिक विकास हेतु इसके लिए भी राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति, आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आर्थिक शक्ति की। और राष्ट्र की जनता का जीवन स्तर भी ऊंचा उठाया जाता है, अर्थात राष्ट्र में कोई भी विकास कार्य करना होता है तो सब में पैसा ही लगता है। ठीक, और उच्च आर्थिक क्षमता युक्त राष्ट्र ही समय के साथ चल सकते हैं। वर्तमान इस टेक्नोलॉजी के युग में और वर्तमान युद्ध को केवल समय के साथ चलने वाले, समय के साथ जो चलेंगे वही चल पाएंगे जिनके पास अर्थव्यवस्था मजबूत है, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। और देखा जाए तो औद्योगिकरण एवं यंत्रीकरण के इस युग में वही राष्ट्र अधिक शक्तिशाली माना जाता है जो निर्यात अधिक करता है। बच्चों, हम लोग जितना ज़्यादा बिक्री करेंगे, जितना ज़्यादा बाहर माल सप्लाई करेंगे, उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत ज़्यादा होगी। अगर जितना हम लोग अधिक से अधिक खरीदेंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। ठीक, अर्थात आयात कम निर्यात ज़्यादा। जितना अधिक निर्यात उतनी अधिक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और जितना अधिक हम आयात करेंगे, जितना अधिक हम लोग खरीदेंगे, उतना अधिक हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। अब देखिए, सेनाओं के यंत्रीकरण से आर्थिक शक्ति का महत्व और बढ़ गया है।
क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं सैन्य उपकरण जो होते हैं टैंक, तोप, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, लड़ाकू जहाज, विमान वाहक पोत, इन सब की बच्चों खर्च जो है, इन सब की कीमत जो है आसमान छू रही है। यूँ मान के चलिए इन सब की कीमत जो है आसमान, इतना ही नहीं, एक परिवार के पास कभी हो सकता है जीवन में इतनी कमाई ना होने पाए जिससे एक लड़ाकू विमान की खरीदा जा सके, एक हेलीकॉप्टर खरीदा जा सके। हो सकता है बहुत अमीर लोग हो जो हेलीकॉप्टर खरीद लें, लेकिन लड़ाकू विमान हो गया, टैंक हो गया, इनकी कीमत सबके बस की बात नहीं है, इन परिवारों के बस की बात भी नहीं है। अर्थात ये जो है बहुत ही महंगे होते हैं। और सेनाओं का यंत्रीकरण, जहाँ क्षण क्षण पर सेनाओं को एक प्रकार से यंत्र बना दिया गया है, युद्ध की मशीन बना दिया गया है। ठीक, चलिए आज भी देखा जाए तो एक मानव जो है अगर उसको भोजन करना है, एक मानव की लाइफ अगर उसको 10-20 लाख रुपए मिल जाए और केवल भोजन के लिए कहा जाए तो 10-20 लाख रुपए में उसकी लाइफ पार हो जाएगी, 20 लाख 25 लाख में। और एक जो है AK-47 राइफल और भी बहुत सी राइफलों की कीमत बच्चों कितना है, एक छोटे से रिवाल्वर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AK-56, AK-47, FLR, LMG इन सब की कीमत मशीन गन कितनी होगी। एक जन की कीमत से एक व्यक्ति की संपूर्ण लाइफ बीत सकती है, इतना समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सैनिक शक्ति में। सैनिक शक्ति, ठीक, अब इसमें जो है ये जो है राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग होता है सैनिक शक्ति बच्चों, जिसपे युद्ध और सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व तो निर्भर करता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस राष्ट्र की सैनिक शक्ति ज़्यादा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। सैनिक शक्ति का मतलब केवल सेनाओं की अधिकता नहीं, इसमें जो है सैनिक शक्ति प्लस यंत्रीकरण, सेनाओं का यंत्रीकरण या नए नए यौद्धिक उपकरण सबको जोड़कर लेटेस्ट हथियारों के साथ उसको निर्धारित किया जाता है सैनिक शक्ति को। ठीक, और राष्ट्र की सैन्य शक्ति एवं आधुनिकीकरण इसमें प्रमुख तत्व होता है, लेटेस्ट। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या होता है, आधुनिक हथियार एवं साज सामान, यानी लेटेस्ट हथियार और साज सामान, इससे हमारी सेना लैस है, तो वही सैनिक शक्ति है। सैन्य शक्ति का अर्थ है अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर। ठीक है बच्चों, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और ना ही किसी दूसरे से रक्षा की गुहार लगाना पड़े, वही है सैन्य शक्ति। आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास, ठीक है, रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है, यानी नए नए रक्षा यंत्र अपने यहाँ बनने की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये सारी व्यवस्थाएं तब होगी जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी तब। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता भी किसके अंतर्गत होती है, सैनिक शक्ति के अंतर्गत। ठीक, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है वो जो चाहता है अपना कार्य कर लेता है, बाकी जो कमज़ोर होते हैं अपना कार्य नहीं कर पाते। तो राष्ट्रीय शक्ति का मतलब वही है भय बिन होए न प्रीति, अर्थात जितना अगर किसी को डर नहीं होगा तो आपसे डरेगा नहीं, आपका काम नहीं होगा। और जब तक अगर सैनिक शक्ति मजबूत है तो बहुत से कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केवल सैनिकों की शक्ति के दम पर ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जो इसमें राष्ट्रीय शक्ति में जो मूर्त तत्वों में जो अंतिम तत्व हम पढ़ रहे हैं वो है तकनीकी शक्ति। आज के युग में, वर्तमान लेटेस्ट आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी बच्चों जो है ये इसका प्रमुख स्थान है। ठीक, टेक्नोलॉजी वही राष्ट्र ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता है जो टेक्निकल दृष्टि से ज़्यादा मजबूत है। टेक्निकी क्या है, सैनिक तकनीकी क्या है, विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान अर्थात क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान का जीवन में उपयोग, वही है तकनीकी। विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, और उसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में, यानी एक व्यवहार स्वरूप कार्य रूप में अगर परिवर्तित हो जाता है व्यवहार में, तो वही है टेक्नोलॉजी।
अब देखिए, मानवता की भलाई करने वाले सभी आविष्कार तकनीकी क्षेत्र के ही अंग हैं। मानव जीवन जिससे ऊंचा उठा है, जिन आविष्कारों ने मानव जीवन को ऊंचा बनाया है, मानव को सुविधाएं प्रदान किया है, मानव कार्य को सरल बनाया है, वे सभी क्या हैं? तकनीकी क्षेत्र। वो सभी तकनीकी आविष्कार हैं। वही सब क्षेत्र जो है क्या है? टेक्नोलॉजी। प्रत्येक क्षेत्र पर तकनीकी का प्रभाव है। आज देखा जाए तो हमारी खेती भी नई नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, उद्योग भी नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, डॉक्टरी चिकित्सा व्यवस्था भी नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, पढ़ाई शिक्षा भी वैसे ही चल रही है। संचार साधन जो आज चल रहे हैं, हाथी घोड़े पैदल, ये सब तो अब है नहीं। हाथी घोड़े रथ खच्चर आज भी टेक्नोलॉजी के साधन है संचार के। यातायात परिवहन जो भी हैं, सड़क परिवहन और जो है रेल परिवहन, हवाई परिवहन, सब कुछ तो मौजूद है। अर्थव्यवस्था भी, हमारी आर्थिक स्थिति में भी टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है, क्योंकि नई नई तकनीकी को भी हम लोग बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी भी आजकल खरीदी जाती है। युद्ध कला में भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। हथियार एवं युद्ध संचालन आदि सब में लगभग नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब स्थिति आज तकनीकी हो चुकी है, यंत्रीकरण हो चुका है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो यंत्रों के बगैर हो रहा। ठीक, हर क्षेत्र में उपकरण, हर क्षेत्र में तकनीकी उपकरण हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं, और तकनीकी विकास से ही मानव जीवन का स्तर ऊंचा उठाया गया एवं भयानक हथियारों का निर्माण भी किया गया। ठीक है बच्चों, ये भी देख लीजिए, जहाँ टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया, वहीं पर मानव जीवन को नष्ट करने के लिए भयानक हथियारों का भी निर्माण किया है। परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, ये सब क्या हैं? टेक्नोलॉजी के ही देन है, जो कि एक प्रकार से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ये ऐसे भयानक दैत्याकार अस्त्र हैं जो कि उनके जीवन को समाप्त करने के लिए बनाया गया, जिनके जीवन को टेक्नोलॉजी ने ऊंचा उठाने के लिए भी उपकरण बनाया। अर्थात मानव जीवन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया गया और मानव जीवन को ही नष्ट करने के लिए भयानक हथियार बनाया गया। किसके दिए? विज्ञान और तकनीकी के दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर। ठीक, इसलिए विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान वरदान भी है और मानवता के लिए अभिशाप भी है। वरदान बच्चों इसलिए है कि विज्ञान की ही देन है कि हम लोगों का जो है जीवन सरल हो गया है, आसान हो गया है, सुगम हो गया है। हर प्रकार से वातावरण को अपने अनुकूल हम लोग बना लेते हैं एसी वगैरह लगा के। लेकिन अभिशाप इसलिए है कि जो विज्ञान ने ही नए नए ऐसे हथियारों को विकसित किया है जिसका प्रयोग किया जाए तो सारी मानवता पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर जो है हमारे विचार से यहीं समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।